नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी को राधे राधे स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो हिंदी की क्लास है ये BSTC की प्रिपरेशन कर रहे जो छात्र हैं उनके लिए बहुत ही विशेष क्लास है। इस क्लास को मिस ना करें। लगातार सभी जो 30 प्रश्न दिए गए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। एक भी प्रश्न को स्किप ना करें। बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे प्रश्नों का संग्रह है। इस क्लास को देख जाओ बस। इसमें आपको तरीका पता चल जाएगा किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, किस स्तर के प्रश्न आते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं कि हो सकता है इसमें से कोई प्रश्न भी आपको मिल जाए। तो आइए बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 1 की ओर। प्रश्न संख्या 1 में मुहावरा दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों, और पूछा गया है कि अंगारे सिर पर धरना मुहावरे का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। अंगारे सिर पर धरना मुहावरे का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। पहला वाक्य है हमारे पास, स्वतंत्रता संग्राम में बाल युवा वृद्धों तक ने अंगारे सिर पर घेरे। अंगारे सिर पर धरकर चलना कोई खेल नहीं है। अंगारे सिर पर धरकर चलना आश्चर्यजनक कर्तव्य है। सब अनुकूलताएं फिर अंगारे सिर पर क्यों धरें। तो अंगारे सिर पर धरना का अर्थ क्या होता है, अपनी जान को जोखिम में डालना। तो देखो पहला वाक्य देखो कि स्वतंत्रता संग्राम में बाल युवा वृद्धों तक ने अंगारे सिर पर धरे, अर्थात अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने देश हित के लिए क्या किया, अपने प्राण न्यौछावर करने से भी पीछे नहीं हटे। तो विकल्प 1 जो है यह आपके प्रश्न संख्या 1 का क्या है प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 में क्या पूछा गया है, बड़े ध्यान से देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कि इन तिलों में तेल नहीं मुहावरे का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। इन तिलों में तेल नहीं, इस मुहावरे का प्रयोग कौन से वाक्य में हुआ है। पहला वाक्य है, आजकल के तिलों में तेल नहीं आता। तिलों का तेल स्वास्थ्यवर्धक है। कई बार निवेदन करने और आश्वासन मिलने पर भी काम न होता देख लोग इन तिलों में तेल नहीं है, और तिलों का तेल बहुत कीमती होता है। तो देखो भाई विद्यार्थियों, बहुत अच्छा प्रश्न है कि इन तिलों में तेल नहीं, इस मुहावरे का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो आप देखेंगे कि कई बार निवेदन करने और आश्वासन मिलने पर भी काम न होता देख लोगों ने कहा कि इन तिलों में क्या नहीं है, तेल नहीं है। तिलों में तेल नहीं होना का मतलब उनकी बात में कोई दम नहीं है। तो विकल्प 3 जो है ये आपके प्रश्न संख्या 2 का क्या है प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में क्या पूछा गया है, कलई खुलना मुहावरे का सही वाक्य में प्रयोग है। भाई कलई खुलना का अर्थ क्या होता है, भेद खुलना भी कह सकते हो। तो पीतल के बर्तनों पर कलई खुलती है, ये तो साधारण वाक्य है। कलई खुलने से बर्तनों पर चमक आ जाती है, ये भी साधारण वाक्य है। इस मुहावरे का कोई वाक्य में प्रयोग नहीं हो रहा है। दोनों में इतना प्रेम है कि एक दूसरे की कलाई खोलते हैं। प्रेम होगा तो कलई नहीं खोलेंगे। उसने नेताजी की कलई खोल दी। कलई खोलने का मतलब उनके सत्य को उजागर कर दिया। तो विकल्प 4 जो होगा वह आपके प्रश्न संख्या 3 का क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों कि एबिलिटी शब्द के समकक्ष हिंदी शब्द क्या है। 4 है, आपकी पारिभाषिक शब्दावली से कुछ प्रश्न आते हैं, उन्हीं से संदर्भित ये प्रश्न आपके यहाँ लिए गए हैं। एबिलिटी शब्द के समकक्ष क्या होगा, योग्य होगा, योग्यता होगा, समर्थ होगा या क्षमता होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों एबिलिटी जो होता है वह योग्यता को निर्देशित करता है। किसको करता है, यह योग्यता को निर्देशित करता है। तो विकल्प 2 जो है ये आपके प्रश्न संख्या 4 का क्या है, बिल्कुल परफेक्ट और सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। रिजिड शब्द के समकक्ष रिजिड शब्द के समकक्ष हिंदी अनुवाद है। रिजिड का अर्थ क्या होता है, कठोर, निरस्त, निष्पक्ष या क्रूर। तो प्यारे विद्यार्थियों रिजिड का अर्थ होता है कठोर। रिजिड का अर्थ क्या होता है, इसका समकक्ष हिंदी का जो शब्द है वो क्या है, कठोरता से है। तो विकल्प 1 जो होगा वह आपके प्रश्न संख्या 5 का क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 6 की ओर। सिंपोजियम शब्द के समकक्ष हिंदी शब्द क्या है, बताइए। क्या होगा, पद्धति होगा, प्रणाली होगा, परिसंवाद होगा या निगरानी होगा। क्या शब्द दिया गया है आपको, सिंपोजियम। इस शब्द के समकक्ष कौन सा होगा, बता दो भाई फटाफट, कौन सा शब्द होगा बता दो मुझे फटाफट। तो क्या होगा इसके अंतर्गत, बताओ। पद्धति होगा, प्रणाली होगा, संगोष्ठी होगा, क्या होगा, परिसंवाद होगा या निगरानी होगा। तो प्यारे प्यारे विद्यार्थियों इसको हम क्या कह सकते हैं, आप बताओ। प्रणाली पद्धति कह सकते हैं क्या, बताओ कह सकते हैं क्या, बताओ क्या कहते हैं फटाफट से। निगरानी नहीं होगा भाई, निगरानी नहीं होगा। कोई प्रणाली होता है क्या, नहीं होगा। क्या होता है, प्रणाली भी नहीं होगा, पद्धति नहीं होगा, क्या होगा, परिसंवाद होगा। क्या होगा, परिसंवाद। विकल्प 3 जो है इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। कोलैबोरेशन यह तो भाई आपको आना ही चाहिए।
कोलैबोरेशन आपने इंस्टाग्राम अगर चलाते हो तो उसमें इसका प्रयोग ज़रूर होता है भाई। चलाते हो कि नहीं चलाते? चलाते हो ना, है कि नहीं? बताओ बताओ, चलाते हो कि नहीं चलाते? कोलैबोरेशन करना का अर्थ क्या होगा? फटाफट से, संगति होगा, है? संगति होगा क्या? या सहयोग? बिल्कुल, क्या होगा? विकल्प 4 होगा, सहयोग होगा। तो प्रश्न संख्या 7 का जो कोलैबोरेशन होता है वह होता है सहयोग करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 8 की ओर। एक्शन, एक्शन शब्द के समकक्ष होगा कार्यवाही करना, क्रियाशील होना, कार्य या कार्य करना। तो देखो एक्शन का अर्थ क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? कार्यवाही होता है। क्या होता है? कार्यवाही करना होता है कि सरकार ने क्या किया? एक्शन लिया, यानी कार्यवाही की। तो विकल्प 1 जो होगा वह प्रश्न संख्या 8 का बिल्कुल सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 में क्या कहा गया है कि इनिशियल शब्द के समकक्ष हिंदी शब्द है। इनिशियल के शब्द के समकक्ष क्या है आपके? हिंदी शब्द है। हस्ताक्षर होगा, लघु हस्ताक्षर होगा, प्रारंभिक होगा या मूल होगा। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इनिशियल को कहते हैं लघु हस्ताक्षर कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? लघु हस्ताक्षर कहा जाता है। तो विकल्प 2 जो होगा वह प्रश्न संख्या 9 का क्या है? आपके बिल्कुल सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं अगले 10वें प्रश्न की ओर, और उसमें पूछा गया है कि अंतर्मन शब्द में कौन सी संधि है? अंतर्मन में, तो देखो अंतर्मन जो है प्यारे विद्यार्थियों वह अंतः प्लस मन से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? अंतः प्लस मन से मिलकर बना है। इसमें विसर्ग का क्या हो जाता है? आपके र बन जाता है। क्या बन जाता है? र बन जाता है। तो क्या होगा? विकल्प 3 जो होगा वह प्रश्न संख्या 10 की आपके बिल्कुल सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। 11वें प्रश्न में क्या पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों? बड़े ध्यान से देखिएगा। 11वें प्रश्न में पूछा गया कि परमार्थ शब्द में कौन सी संधि है? परमार्थ शब्द में कौन सी संधि? तो परम प्लस अर्थ से मिलकर के बना है। परम प्लस अर्थ से मिलकर के यह बना हुआ है। किससे बना है? परम प्लस अर्थ से मिलकर बना है। अब मैं में क्या जुड़ा हुआ है? ए जुड़ा है, तो ए और ए मिलकर आ बनता है परमार्थ। तो कौन सा है? दीर्घ संधि का हो गया। तो विकल्प 1 जो है यह प्रश्न संख्या 11 का क्या है प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल सही उत्तर है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 में क्या पूछा गया? बड़े ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है। क्या होगा बताइए? सूर्योदय का संधि विच्छेद सूर्यो प्लस दय होगा, सूर्य प्लस उदय होगा, सूर्योदय प्लस ये होगा, या सूर्य प्लस उदय होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों सूर्योदय का जो अर्थ है वह क्या होगा? सूर्य प्लस उदय होगा। किस प्रकार होगा? देखिए बड़े ध्यान से, यहाँ सूर्य है, यह प्लस उदय है, ठीक है, ये दिया गया है। यहाँ पे अ आएगा, यह में ए जुड़ा है, ए और उ मिलकर के ओ का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ओ का निर्माण करते हैं। इस प्रकार क्या बना है? आपकी सूर्योदय का निर्माण हुआ है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। इसमें क्या पूछा गया है कि अभ्यर्थी शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। अभ्यर्थी शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। क्या होगा अभ्यर्थी शब्द का? अभय प्लस थी होगा, अब प्लस अर्थी होगा, अभी प्लस अर्थी होगा, या अभी प्लस अर्थी होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये यण संधि का उदाहरण है। अभी प्लस अर्थी होगा क्योंकि ई के बाद असमान स्वर आया है और इससे ई किस में बदल जाएगा? य में बदल जाएगा। तो क्या बनेगा? आपके अभ्यर्थी यण संधि का नियम इसमें काम करता है। तो विकल्प 4 जो है वह प्रश्न संख्या 13 का क्या है? आपके बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 देखो प्यारे विद्यार्थी, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद कीजिए भाई। स प्लस आगत नहीं होगा, सु प्लस आगत, स्वा प्लस गत, या स्व प्लस आगत। तो देखो स्वागत जो है इसका संधि विच्छेद होगा, सु प्लस आगत होगा। और यह भी किसका उदाहरण है? आपके प्यारे प्यारे विद्यार्थियों यण संधि का उदाहरण है। किसका है? यण संधि का उदाहरण है। उ स में उ जुड़ा हुआ है, उ के बाद आ आया है, तो ये उ जो है वह किस में बदल जाएगा? आपके वह में बदल जाएगा। वह कैसा? आधा, ठीक है, आधा। इस आधे वह में ये आ की मात्रा जुड़ जाएगी तो वह पूरा और ये स आधा रह गया ना यहाँ पे, क्योंकि ऊ निकल गया, तो क्या बन गया? आपके यहाँ स्वागत बन जाएगा यण संधि का। तो विकल्प 4 जो है, नहीं माफ़ कीजिएगा, विकल्प 2 जो है यह प्रश्न संख्या 14 का आपकी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 में पूछा गया कि पवित्र शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। पवित्र शब्द का पव प्लस इत्र, पवि प्लस त्र, पो प्लस इत्र, या पा प्लस इत्र। तो देखिए पवित्र जो है इसमें अव का आगमन हुआ है, और अव जो होता है आपकी अयादी संधि में निर्मित होता है। किस में होता है?
अयादी संधि में निर्मित होता है। और अयादी संधि में अव का निर्माण कब होता है? जब ओ के बाद असमान स्वर आता है। किसके बाद? ओ के बाद असमान स्वर आता है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर ओ है क्या शुरू में? नहीं है, तो नहीं होगा। इसमें ई है, यहाँ पर नहीं होगा। इसमें ओ है, तो विकल्प 3 जो होगा ये आपके प्रश्न संख्या 15 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 16 की ओर। इसमें क्या पूछा गया है कि अत्यंत शब्द में उपसर्ग है। बताओ, अगर आपने संधि अच्छे से पढ़ी हुई है तो बहुत ही आसानी से बता जाएंगे, क्योंकि अत्यंत जो है ये अति प्लस अंत से मिलकर के बना है, और यह भी यण संधि का ही क्या है? नियम काम करता है। क्या करता है? यण संधि का ही नियम काम करता है। ई का यह बन जाता है। यहाँ पे आपको पता चला क्या हुआ? उपसर्ग कौन सा गया? अति। तो विकल्प 1 जो है ये आपके प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 17 की ओर। इसमें क्या पूछा गया है कि परिवर्तन शब्द में उपसर्ग है। भाई बताओ, परिवर्तन शब्द में क्या उपसर्ग आएगा? प्रय आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। परि उपसर्ग आएगा, बिल्कुल सही है। परिवर्तन, वर्तन में परि शब्द जुड़ा हुआ है जो कि उपसर्ग है, तो विकल्प 2 जो है वह प्रश्न संख्या 17 का आपके बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 18 की ओर। फिर से आपको कह दूं प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्नों को किस प्रकार किया जाएगा ये तरीका आपको बताया जा रहा है। इस क्लास को देख जाओ, बहुत ही कुछ इस क्लास में आपको मिलने वाला है। तो एक भी प्रश्न बिल्कुल छोड़े ना, स्किप ना करें, लगातार क्लास के साथ बने रहें। हिंदी के 30 प्रश्न आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। किस शब्द में आल प्रत्यय नहीं है? भाई बताओ, ससुराल में आल है, ननिहाल में आल है, ददियाल में, लेकिन तिरपाल में आल शब्द नहीं है। भाई आल प्रत्यय नहीं है, तो विकल्प जो 3 है वह आपके प्रश्न संख्या 18 का बिल्कुल सही उत्तर है। साथ के साथ कमेंट बॉक्स में भाई आंसर भी दिए जाओ। किस शब्द में हर प्रत्यय नहीं है? बताओ भाई, हर प्रत्यय किस में नहीं है? होनहार में, खेड़हर में, पोखहर में या नेहर में? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे हार प्रत्यय आया है। होनहार में कौन सा प्रत्यय आया है? हार प्रत्यय आया है। होन प्लस हार प्रत्यय आया है, तो विकल्प 1 जो है यह प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? बताओ भाई, किस समास में पहला पद जो है वह आपके संख्यावाचक होता है? द्वंद्व में होता है, द्विगु में होता है, अव्ययी भाव में होता है, तत्पुरुष में होता है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, द्वंद्व समास जो होता है उसमें तो ये चिन्ह आता है, और इसका अर्थ और अथवा या होता है। ये योजक चिन्ह कहलाता है, और अथवा या होता है। द्विगु समास जो होता है इसमें पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। जैसे पंचवटी हो गया, है ना, त्रिमासिक हो गया, द्विमासिक हो गया, है ना, 12 मासा हो गया। ये सब क्या है? आपके द्विगु समास में आते हैं, क्योंकि इनमें पहला पद क्या है? संख्यावाची है। तो प्रश्न संख्या 20 का उत्तर तो क्या हो गया? आपके 2 हो गया। बात करते हैं अव्ययी भाव समास की, तो इसमें पहला पद जो है अव्ययी होता है। और तत्पुरुष समास जो है ये किस पे निर्भर करता है? कारक चिन्हों पर निर्भर करता है। किस पे? कारक चिन्हों का, केवल कर्ता कारक को छोड़ करके, है ना, बाकी सारे कारक चिन्हों का प्रयोग इसमें किया जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। 21वें प्रश्न में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, किस समास में दोनों शब्दों की प्रधानता एक समान होती है? बताओ भाई, कौन सा है जिसमें दोनों शब्दों की प्रधानता एक समान होती है? कर्मधारय में होती है, बहुव्रीहि में होती है, द्विगु में होती है, या द्वंद्व में होती है? तो देखो मैंने लिखा यहाँ पर माता देश पिता, तो यहाँ दोनों की प्रधानता समान है कि नहीं है? दोनों की प्रधानता समान है कि नहीं है? बता दो मुझे। समान है ना दोनों की प्रधानता प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, है ना? माता और पिता दोनों की प्रधानता समान है ना? तो माता पिता कौन से समास का उदाहरण है? आपके द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो विकल्प 4 जो होगा कि किस समास में दोनों पदों शब्दों की प्रधानता एक समान होती है, वह सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22। देखो भाई, मुखारविंद, मुखारविंद मुख प्लस अरविंद से मिलकर के बना है यह। मुख प्लस, जिसका मुख अरविंद यानी कमल के समान हो। अरविंद किसका पर्यायवाची? जी कमल के समान हो। तो भाई कौन सा होगा? कर्मधारय समास होगा, क्योंकि इसमें विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का प्रयोग होता है। विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमेय उपमान का प्रयोग होता है। तो विकल्प 3 जो है प्रश्न संख्या 22 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। 23वें प्रश्न में क्या पूछा गया है? बड़े ध्यान से देखना कि महर्षि सामासिक पद का विग्रह करो। भाई महर्षि जो सामासिक पद है इसका विग्रह क्या होगा? मह प्लस ऋषि होगा, महा प्लस ऋषि होगा, मही प्लस ऋषि होगा, या मह प्लस ऋषि होगा? तो ये आपने बहुत बार किया है। महा प्लस ऋषि होगा, आ के बाद री आने से अर का निर्माण होता है, तो क्या बनेगा? अर से महर्षि बनेगा। ये री तो र में बदल जाएगा, ये आ में हो जाएगा, तो महर्षि। तो विकल्प 2 जो है यह प्रश्न संख्या 23 का आपके बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 24 की ओर।
24वें प्रश्न में क्या कहा गया है, देखो भाई, कि दुस्तर सामासिक पद का विग्रह करो। दू प्लस तर होगा, दुरु प्लस तर होगा, दू प्लस तर होगा या दूर प्लस तर होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, दुस्तर जो है ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, और विसर्ग संधि का दू प्लस तर इसका समास या संधि विच्छेद होगा, विसर्ग का स हो जाता है। तो विकल्प एक जो है यह प्रश्न संख्या 24 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 25 की ओर। और आपको बता दिया जाए कि अभी तक अगर आपने पिछले मॉडल पेपर हल नहीं किए हैं जो कि प्लेलिस्ट में दिए गए हैं, चाहे वो हिंदी व्याकरण से संबंधित हो, अंग्रेजी से संबंधित हो, टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित हो, तो बेटा जाने से पहले एक बार उन मॉडल पेपर को समय निकाल करके देख जाओ। उनमें आपको प्रश्नों को हल करने का तरीका मिलेगा, उसमें से बहुत से प्रश्न आपको हूबहू मिल जाए, इसमें कोई संशय नहीं है। बच्चों, आखिरी वार ही महावार होता है, अच्छा होता है, और अंतिम प्रहार ही क्या करता है, आपकी विजय पताका को आगे लेकर चलता है। तो बिना देरी किए गई इस क्लास के बाद फटाफट से हिंदी, अंग्रेजी, टीचिंग एप्टीट्यूड और राजस्थान जीके की जो क्लासें हैं उन्हें एक बार फटाटे से जल्दी स्पीड तेज करके देख जाओ, बहुत ही फ़ायदा मिल जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। इसमें पूछा कि श्रवण और श्रमण शब्द युग्म का अर्थ है। तो श्रवण तो होता है, क्या कहते हैं, श्रवण सुनने को कहते हैं। तो देखो पहले सुनना कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा भाई। और श्रमण क्या कहते हैं, बौद्ध सन्यासी को कहते हैं। तो विकल्प 3 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 25 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं 26वें प्रश्न में, कि तरणी और तरणी शब्द का शब्द युग्म का अर्थ है। तरणी और तरणी, तो देखो जिसमें बड़ी की मात्रा आती है उसका अर्थ तो होता है आपके नाव, और जिसमें छोटी की मात्रा आती है उसका अर्थ होता है आपके सूर्य। तो देखो पहले नाव और फिर सूर्य कहाँ है, तो विकल्प 1 में ही दिया हुआ है भाई। तो विकल्प 1 जो है प्रश्न संख्या 26 का आपके बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। 27वें प्रश्न में क्या पूछा गया है, कि अभिराम और अविराम शब्द युग्म का अर्थ है। ये देखो दोनों तीनों लास्ट के प्रश्न है ना, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये लगभग सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इनको तो बहुत अच्छे तरीके से देखना, याद कर लेना, रट लेना। अभिराम का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों सुंदर, क्या होता है, सुंदर होता है। और अविराम बिना विराम के अर्थात लगातार, अर्थात क्या होता है, लगातार होता है। तो देखो भाई सुंदर और लगातार कहाँ है, इसमें नहीं है। लगातार सुंदर अपोजिट उल्टा दे दिया, राम लगातार नहीं है, सुंदर और लगातार। विकल्प 4 जो है यह प्रश्न संख्या 27 का बिल्कुल सही अर्थ है। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर और अविराम का अर्थ क्या होता है, आपके लगातार होता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। इसमें पूछा गया है कि अम्बुधि और अम्बुज शब्द युग्म का अर्थ है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अम्बुज किसको कहते हैं बता दो, और अम्बुधि किसको कहते हैं। अम्बुधि कहते हैं समुद्र को, किसको कहते हैं, समुद्र को। और अम्बुज किसको कहते हैं, कमल को कहते हैं। तो देखो भाई सागर या अम्बुज और कमल का है। पुष्प पानी नहीं होगा, कुसुम जलाशय नहीं होगा, सुमन सरोवर नहीं होगा, कमल और सागर ये थोड़ा प्रिंटिंग का है कि ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा। विकल्प 4 जो है यह प्रश्न संख्या 28 का क्या है, आपके बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 29 देखो, अनल का पर्यायवाची शब्द है समीर, वात, आग या हवा। तो अनल किसको कहते हैं, अग्नि को कहते हैं। और अनिल किसको कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, हवा को कहते हैं। किसको कहते हैं, हवा को कहते हैं। तो यह अनल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आपके विकल्प 3 आग होगा। बाकी समीर, वात और हवा जो है ये तीनों किसके हैं, आपके हवा के पर्यायवाची हैं। और हवा को क्या कहा जाता है, अनिल कहा जाता है। बढ़ते हैं आज के अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या 30, कि किस समूह में सभी पर्वत के पर्यायवाची हैं। भाई सभी पर्वत के पर्यायवाची है, यह पूछा गया है, बड़े ध्यान से देखो भाई। तो देखो पर्वत के गिरी, अचल, अश्म, अश्म नहीं होता, अश्म पत्थर का, तो भाई ये गलत हो गया। शेल होता है, बिल्कुल सही है। अद्री होता है, सही है। अचल होता है, नग होता है। तो विकल्प 2 जो है इसमें सभी जो दिए गए हैं नाम समूह में, ये सभी किसके हैं, आपके पर्वत के पर्यायवाची हैं। तो बिल्कुल विकल्प 2 जो होगा वह प्रश्न संख्या 30 का बिल्कुल सही उत्तर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के जो महत्वपूर्ण 30 प्रश्न थे जो हमने हल किए हैं, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, आपके लिए मेहनत करके बनाए गए प्रश्न हैं। और आपको सभी विद्यार्थियों को आपके कल 30 जून को होने वाले BSTC पेपर की गुरु आज्ञा क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना है, खूब सारा आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है। आप सबका पेपर बहुत अच्छा हो, आपके बहुत अच्छे प्राप्तांक हो, और उन प्राप्तांकों के आधार पर आपको आपका नज़दीक का कॉलेज मिल जाए और आगे भी भविष्य में जाकर आप उन्नति करें। प्यारे विद्यार्थियों, एक विशेष सूचना और आपके लिए है। BSTC का एग्ज़ाम देने के बाद आपको बैठना नहीं है घर पर,
कि नहीं अब एग्ज़ाम हो गया, अब थोड़ा मौज मस्ती कर ले, नहीं। 1 जुलाई 2024 से, बिल्कुल 1 जुलाई 2024 से रेगुलर बहुत अच्छी क्लासेस आपके गुरु आज्ञा क्लासेस चैनल पर लगाई जा रही है, जिसमें हिंदी ग्रामर, अंग्रेजी ग्रामर और जीके के टॉपिकों को पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल टॉपिक पढ़ाया जाएगा और उन पर प्रश्नोत्तरी भी होगी। तो विद्यार्थियों बिल्कुल शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए क्लास को। और फिर से मैं कहूँगा कि जिन बच्चों ने अभी पहली बार आज क्लास देखी है वो बिना देरी किए अन्य क्लासेस को भी थोड़ा स्पीड बढ़ा करके देख लें, बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। चलिए मिलते हैं बच्चों 1 जुलाई 2024 को, और उससे पहले 30 जून को भी हम अपना पेपर हल करेंगे, तो मिलने ही वाले हैं। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, धन्यवाद।